So hello everyone, welcome to my channel Fiction Addiction. I hope you all are doing great and enjoy the addiction just like me. चलिए तो अपने नॉवल ब्लीडेड हार्ट का पार्ट 4 शुरू करते हैं। पर पार्ट 4 शुरू करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को बहुत बड़ा वाला थैंक यू कहना चाहती हूँ, जिन जिन लोगों ने कल वीडियो पर इतना सारा प्यार दिया, लाइक किया, कमेंट किया। लिटरली आप लोगों के कमेंट पढ़कर मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली, मैं बहुत इंस्पायर्ड हुई, खुश हुई। और जब इस चैप्टर को रिकॉर्ड कर रही थी तो वो कहीं ना कहीं वो एक्साइटमेंट मेरे अंदर थी। सो रियली बहुत बहुत थैंक यू गाइस, सीरियसली। जब आप लोग इतना लाइक करते हो वीडियो को और कमेंट करते हो तो अंदर से मोटिवेशन मिलती है। तो प्लीज़ आगे के चैप्टर्स को भी इसी तरीके से लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों के थॉट्स क्या हैं। चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए चैप्टर को शुरू करते हैं, पार्ट 4। कितना समय गुजरा वहाँ जिंगशी के बाहर खड़े हुए, शायद इस चीज़ का अंदाज़ा उस वक्त खुद लान शिचेन को भी नहीं था। पर जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, लान वांगजी की वो चीखें शिचेन के दिल को तोड़ रही थी, कचोट रही थी, बुरी तरीके से खरोंच रही थी। वो चाह कर भी अपने भाई की मदद कर नहीं सकता था, क्योंकि उसके हाथ बंधे हुए थे। ये चीज़ कुछ ऐसी थी जो उसकी समझ से भी पूरी तरीके से परे थी। 16 साल पिछले 16 सालों से वो ये सब कुछ सुन रहा है, बर्दाश्त कर रहा है। कैसे, उसे खुद भी नहीं पता कि उसके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो अपने भाई को रोज तिल तिल मरते हुए देखता है। ये हालत कोई नई नहीं है, हर बीतते दिन के साथ और ज़्यादा बदतर होती चली जा रही है। चाहे लान वांगजी कितना भी स्ट्रांग हो, दिन में कितना भी मजबूत हो, ऐसा दिखाए कि वो टूट नहीं सकता है। रात आते आते उसका जिस्म उसका साथ छोड़ देता है, उसकी रूह तड़पने लगती है, बिलखने लगती है, मचलने लगती है। किस चीज़ के लिए, ये चीज़ आज तक कोई नहीं समझ पाया। और जब लैन शिचेन यूं असहाय सा खड़ा होकर ये सब कुछ देखता है तो उसे खुद पर गुस्सा आता है, चोट पहुंचती है, परेशानी होती है, पर वो क्या करे। शिचेन ने अपने सूखे हुए गले से कुछ आवाज़ निकालने की कोशिश करी, हाथ बढ़ाकर जिंगशी में जाने की कोशिश करी, पर क्या फ़ायदा होगा। लान वांगजी उसे अंदर आने नहीं देगा। उसने अपने मन में कहा, आखिर कब तक ये सब कुछ चलता रहेगा। बख्श दो मेरे भाई को। दर्द होता है, बहुत बहुत दर्द होता है। आखिर ये चोट उसकी जान लेकर ही उसका पीछा छोड़ेगी। वो सब कुछ कह तो रहा था, पर जवाब में क्या आया? कुछ नहीं। वो चीखे, वो दर्द। लैन शिचेन की आंखों में भी दर्द था। वो दूर आसमान में देखने लगा, उस फैले हुए आसमान में जहाँ कहीं ना कहीं 16 साल पुराना इतिहास दर्ज था। वो याद करने के लिए काफ़ी था कि 16 साल पहले क्या हुआ था। एकाएक वो अपनी यादों के सफ़र में पहुंच जाता है। आज से लगभग 16 साल पहले वो घटना जब यिलिंग पैट्रियार्क लान क्लान के ऊपर एक कहर बन के बरपा था। उस वक्त विवुशियान वहाँ से लान वांगजी के उस खून भरे शरीर को लेकर एकाएक जब हवा में गायब हुआ था, उसके पीछे वो पूरे लान क्लान को लगभग तड़पता हुआ छोड़ गया था। हर शख्स रिसेंटफुल एनर्जी के दबाव में था, और जैसे ही विवुशियान वहाँ से गायब हुआ, सब वहीं तड़पते हुए बेहोश हो गए। और जब होश आया तब तक 1 हफ्ता बीत चुका था। हर एक का जिस्म इतना दर्द कर रहा था कि वो अपना हाथ या पांव उठाकर भी देख नहीं सकते थे कि चोट कहाँ लगी है। कोशिश करने के बाद जब जिस्म की पूरी जांच हुई तो उन्हें एहसास हुआ कि चोट तो कहीं है ही नहीं, पर दर्द ऐसा है कि रूह को कांपने पर मजबूर कर दे। आज भी कोई शख्स अगर उस दर्द के बारे में सोचता है तो माथे पर ठंडा पसीना पाता है, रूह कांप जाती है सोचकर भी कि वो दर्द अगर उन्हें दोबारा झेलना पड़ गया
तो उससे बेहतर है कि वो मौत को गले लगा ले। जब एक हफ्ते बाद पूरा लान क्लान धीरे धीरे होश में आ रहा था, तो लैन कुरैन और लैन शिचैन ने एक दूसरे से मिलने के बाद अगली जो तलाश की थी वो लान वांगजी की थी। पर पूरे लान क्लान में, यहाँ तक कि पूरे गुसू में लानजान का कोई अता पता नहीं था। शिचैन बहुत बहुत बेसब्र था, घबराया हुआ था, परेशान था। उसने अपनी हर मुमकिन कोशिश करके लैन कुरैन से गुहार लगाई कि वो अपने भाई को ढूंढने जाना चाहता है, पर लान कुरैन पूरी तरीके से इस चीज़ के खिलाफ था। उसने मना कर दिया कि वो लान वांगजी को ढूंढने ना जाए, क्योंकि लान वांगजी इस वक्त उस शख्स के साथ है जिसका चेहरा लैन कुरैन बिल्कुल नहीं देखना चाहता। हीलिंग पैट्रियार्क, विवुशियान, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं लान कुरैन के अंदर गुस्सा भर रही थी। उसका अहम उसके सामने आ गया था। पर फिर भी लान शिचैन अपना हाथ छुड़ाकर अपने भाई की तलाश में निकल ही जाता है। महीनों तक ढूंढने के बावजूद भी उसे कुछ भी हाथ नहीं लगता। थक हार कर जब सब कुछ खत्म होने वाला था, उसे ऐसा लग रहा था, तो एकाएक उसे ब्यूरियल माउंट का ख्याल आता है। वो भागता दौड़ता जब उस ब्यूरियल माउंट के एंट्रेंस पर पहुंचता है, तो उसे महसूस होता है कि अंदर तो जाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि ब्यूरियल माउंट का वो एंट्रेंस एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिसेंटफुल एनर्जी के दबाव में था। वो सुरक्षा कवच इतना ज़्यादा मजबूत था कि उसे पार कर अंदर जाना लगभग नामुमकिन था। लैन शिचैन एक बहुत स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर है, ये बात सब जानते हैं, पर वो खुद वहाँ जाने के लिए नाकाबिल था। बहुत मशक्क़त करने के बाद कहीं जाकर वो टूटता है, या यूं कहो कि उस रिसेंटफुल एनर्जी ने लैन शिचैन को पहचान लिया था। पता नहीं, इस बात का जवाब शायद वो खुद नहीं जानता था, और वो उस वक्त जानना भी नहीं चाहता था। हैरान परेशान होकर जब वो ब्यूरियल माउंट के अंदर जाता है, तो एक अलग ही चीज़, एक अलग ही कल्पना उसका वहाँ इंतज़ार कर रही थी। उसके कदम वहीं उस केव के बाहर ठिठक कर रह गए, क्योंकि अंदर का नज़ारा बहुत अजीब था। बहुत मंजर इतना ज़्यादा अजीब था, शिचैन को कांपने पर मजबूर कर देता है। केव के बाहर खड़े होकर शिचैन ने महसूस किया कि पूरी केव अंदर से डार्क एनर्जी से भरी हुई है, या ऐसी एनर्जी जिसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। फिर भी कोशिश करने पर जब उसने अंदर अपना कदम रखा, तो देखा कि वांगजी का पूरा शरीर लगभग 2 एनर्जी से जैसे घिरा हुआ है। उसकी रूह उसके जिस्म से बाहर निकलकर एक अलग ही कल्पना बना रही है। वो होश में नहीं है, पूरी तरीके से बेजान है, या होश में है कहना लगभग नामुमकिन था। शिचैन बस वहीं खड़ा होकर सब कुछ जांचने परखने की कोशिश कर रहा था। क्या ऐसा मुमकिन है, शरीर से आत्मा अलग होकर इस तरीके की कल्पना की रचना करना, और वो भी 2 एनर्जी का आपस में मिलना। वो वाइट एनर्जी और डार्क एनर्जी को आपस में मिलकर एक ग्रे एनर्जी बनते हुए देख रहा था। क्या था ये? क्या किसी का इसके पास जवाब है? नहीं, पर जो भी था ऐसा लग रहा था जैसे प्रोसेसिंग में चल रहा है। लैन शिचैन ने आगे बढ़कर लान वांगजी के जिस्म को छूने की कोशिश करी, पर जैसे ही उसने हाथ लगाया, एक जोरदार झटका और वो पीछे जाकर गिरा। चाहकर भी वो लान वांगजी के उस शरीर को पहुंच नहीं पा रहा था, यहाँ तक कि उस एनर्जी के करीब तक नहीं जा पा रहा था। महीनों बीत गए, ये प्रोसेसिंग चलती रही। रूह लान वांगजी के जिस्म के ऊपर जैसे नाच रही थी। लान शिचैन वहीं खड़ा होकर बेबस होकर सब कुछ देख रहा था। देखता रहा, वक्त गुजरता चला गया, और लगभग 6 महीने बाद जब ये खत्म हुआ, तो एकाएक लान वांगजी का वो शरीर निढाल सा होकर जमीन पर गिर गया। पर फिर भी गिरते वक्त भी उस रूह ने ये ख्याल रखा कि वो बहुत ही संभाल कर लान वांगजी के उस शरीर को उस केव के उस बेड पर रखे, उस स्टोन बेड के ऊपर रखे जो विवुशियान का हुआ करता था। एक साया खुद लैन शिचैन ने महसूस किया था, जैसे कि एकाएक उस पूरी केव से गायब हो गया हो, और पल में वो पूरी केव उस रिसेंटफुल एनर्जी से, उस डार्क एनर्जी से गायब हो गई, और सूरज की रोशनी पहली बार उस केव के अंदर दाखिल हुई। लान वांगजी का पूरा शरीर इतना खूबसूरती से चमक रहा था कि ऐसा लग रहा था मान लो सूरज की सारी बूंदें इस वक्त लान वांगजी के शरीर से ही बाहर आ रही हूँ,
और उसे और ज़्यादा खूबसूरत और एक अद्वितीय कल्पना बना रही हूँ। पर चेहरा सफ़ेद था, सफ़ेद जैसे कि मान लो वो चीज़ उससे अलग हो गई हो। जिस्म तो है पर रूह को छीन लिया गया हो। लान शिचेन ने अपने भाई को होश में लाने की कोशिश करी पर जवाब में कुछ भी नहीं मिला। इतने महीनों की मशक्क़त के बाद आखिरकार उसके पास लान वांगजी तो था, जिस्म तो था, सांसें थी, पर होश नहीं था। लैन शिचेन अपने भाई के उस शरीर को लेकर गुसू पहुंचता है जहां ऑलरेडी पहले से ही लैन कुरैन उसका इंतज़ार कर रहा था। बहुत मिन्नतों के बाद लैन कुरैन ने भी तरस खाकर वांगजी को गुसू में अंदर ले ही लिया। बहुत सारे लैन हीलर्स लाए गए। गुसू से ही नहीं, गुसू के बाहर से भी बहुत सारे हीलर्स को बुलाया गया, पर कोई भी वांगजी की परेशानी को समझ ही नहीं पाया। हर इंसान लगभग भौचक्का था, हैरान था। उनकी पूरी जिंदगी में ये एक अद्वितीय चीज़ थी जो कभी नहीं हुई, किसी ने कभी नहीं देखा, कभी नहीं सुना कि शरीर सांस ले रहा है, एक एनर्जी फील हो रही है, पर कोई जवाब नहीं है। ऐसा लग रहा था कि दो रूह लड़ रही हैं आपस में, दो एनर्जी आपस में टकरा रही हैं, एक दूसरे पर काबू पाना चाहती हैं। कुल मिलाकर जो लैन हीलर समझ पाए थे वो यही था। लैन कुरैन के सामने भी ये बात रखी गई। वक्त गुजरता चला गया और गुजरता ही चला गया और लगभग 1 साल गुजर गया। लान वांगजी का जिस्म कोई हरकत नहीं कर रहा था। सांसें थी, इसीलिए उम्मीद बंधी हुई थी। वक्त को वक्त के हाल के ऊपर छोड़ दिया गया। पर 1 साल बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने एहसास दिलाया कि ये शख्स कंप्लीटली चेंज हो चुका है। लान वांगजी के आंखें खोलने से पहले बहुत सारे पन्नों को बंद किया गया, आंखों को बंद किया गया, इतिहास को दफन किया गया। हीलिंग पैट्रियार्क के सारे किस्से यादों के पन्नों में जैसे खो चुके थे या खो रहे थे धीमे धीमे। लान शिचेन ने बहुत कोशिश करी अपने भाई को गुसू में छोड़ने के बाद वींग को ढूंढने की, पर वो चाहकर भी उसे ढूंढ नहीं पाया, या यूं कहो कि पूरी तरीके से वो शियान कहीं गायब हो गया था। बिल्कुल ऐसे जैसे मान लो उसका कोई अस्तित्व था ही नहीं कभी। लान शिचेन बस यही सोचकर परेशान था कि वो क्या जवाब देगा वांगजी को जब उसकी आंखें खुलेंगी और वो अपने वींग के बारे में पूछेगा। ये चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी लैन शिचेन को, पर एक उसकी ये सारी परेशानी जैसे कहीं हवा में खो गई, क्योंकि वांगजी ने जब आंखें खोली तो उसने वींग के बारे में तो कुछ पूछा ही नहीं, या यूं कहो वींग जैसा शख्स उसके नज़रिए में ही नहीं था। इस चीज़ ने जितना ज़्यादा हैरान और परेशान लैन शिचेन को किया था, उतना ही सुकून लैन कुरैन को दिया था। उस दिन पहली बार लैन शिचेन ने इन 1 सालों के अंदर अपने शीफू के चेहरे के ऊपर एक ऐसे एक्सप्रेशंस देखे थे जो बताने के लिए काफ़ी थे कि वो अब रिलैक्स हैं। ये चीज़ सच में बहुत ज़्यादा दिल तोड़ने वाली थी, क्योंकि लैन शिचेन खुद जानता था कि वींग वांगजी से कितना प्यार करता था, और जो कोहराम उसने वांगजी की ऐसी हालत देखकर लैन क्लैन के अंदर मचाया था, वो इस चीज़ को साबित करने के लिए काफ़ी था। और कहीं ना कहीं लैन शिचेन अपने भाई के जज्बातों को समझता था। वो जानता था कि लान वांगजी वींग को क्या मानता है। वो बात अलग है कि उसने कभी लफ्ज़ों में नहीं कहा, लेकिन उस दिन बैटल ग्राउंड में जिस तरीके से लान वांगजी ने वींग की सुरक्षा की थी और सारे एल्डर्स को अपनी बिचिन से घायल किया था, ये लैन शिचेन के शक को यकीन में बदलने के लिए काफ़ी था। पर अचानक एक शख्स को इस तरीके से बुला देना कितना इंसाफ है। इस चीज़ ने उस वक्त लैन शिचेन की आंखों में आंसू दिए थे, और उस वक्त से लेकर आज तक वो इस चीज़ के लिए बेचैन है। पर वांगजी पर इस चीज़ का कोई असर नहीं हुआ। वक्त बीतता चला गया और लैन कुरैन लान वांगजी को एक ऐसे सांचे में ढालता चला गया जिसकी कल्पना उसने बहुत वक्त से की थी। पर वांगजी तो कुछ अलग ही एक इंसान बनकर सबके सामने आ रहा था। कोल्ड, क्रूअल, हार्टलेस, इतना ज़्यादा कि उसके जैसा तो कभी कोई गुसू क्लान में पैदा ही नहीं हुआ। वो एक स्ट्रॉन्ग अल्फा तो था ही, पर उसका अल्फा इतना ज़्यादा क्रूअल होगा, इस चीज़ का अंदाज़ा उसके लिए हुए फैसलों से देखा जा सकता था। गुसू में सज़ा कभी इतनी सख्त नहीं हुआ करती थी, पर लान वांगजी की सज़ा
उसका शासन ऐसा था कि किसी को गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं दी गई। पर चीज़ें यही नहीं रुकी। लान कुरेन को तो धक्का उस वक्त लगा जब उनका वो स्टूडेंट, वो मासूम इंसान, वो पाक इंसान एकाएक शराब में खुद को डुबाने लगा। हर रोज़ गुसू के अंदर बहुत सारे ओमेगाओं को लाया जाने लगा। लान वांगजी का अल्फा ओमेगाओं को बहुत बुरी तरीके से ब्रूटली, मर्सीलेसली घायल करने लगा, इस्तेमाल करने लगा। हर रात एक ओमेगा और उसकी चीखें गुसू के अंदर सुनी जा रही थी। ये सब भी पहली बार गुसू में हो रहा था और इस चीज़ ने लान कुरेन को एहसास कराया कि बदलते बदलते उसने कितना बदल दिया। आज लान वांगजी को पहचानना लगभग नामुमकिन था, पर कल्टीवेशन वर्ल्ड में वो एक सितारा बन के चमक रहा था। उसे उपाधियां दी गईं और फाइनली इतनी मशक्क़त के बाद वो हांग वांग जुन बन गया। वो लान वांगजी तो जैसे कहीं खो ही गया। वो मासूम इंसान, वो संयमित इंसान जैसे यादों के पन्नों में वींग के साथ ही दफन हो गया। इस चीज़ का एहसास लान कुरेन को तब हुआ जब उसने अपने सामने लान वांगजी को इस तरीके से देखा। क्लान लीडर, मौसम बहुत ठंडा हो चुका है, आप बाहर खड़े रहेंगे तो आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। एकाएक एक लैंड स्टूडेंट ने लैंड शिचैन के पीछे से कहा, जब जाकर उसका वो यादों का भंवर टूटा जिसमें वो इतनी देर से डूबा हुआ था। लैंड शिचैन ने मुड़कर पीछे देखा तो वहाँ पर एक लैंड स्टूडेंट खड़ा हुआ था। लैंड शिचैन ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं जा रहा हूँ, शुक्रिया तुम्हारा, तुम्हें भी अब चले जाना चाहिए। उस स्टूडेंट ने स्माइल करते हुए कहा, जी मैं भी बस जा ही रहा हूँ, बस देखने आया था कि किंग ठीक है या नहीं। लैंड शिचैन ने मुस्कुरा कर कहा, कम से कम तुम तो उसे किंग ना बुलाओ। वो स्टूडेंट उतनी ही संयमता से कहने लगा, वो मेरे लिए तो किंग ही है, पर तुम मेरे बेटे हो और ये पूरा लान क्लान आगे चल के तुम्हारे ही नक्शे कदमों पर चलेगा। आगे की जनरेशन को तुम लीड करोगे। ये कहते हुए लैंड शिचैन ने लैंड शिजोई के कंधों पर हाथ रख लिया। लैंड शिजोई ने कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपके देखे हुए सपनों पर खड़ा उतर पाऊं। लैंड शिचैन ने कहा, मैं जानता हूं। लैंड शिजोई को लैंड शिचैन उस वक्त उस केव से बाहर लेकर आया था जिस वक्त लान वांगजी उस स्थिति में था। उस वक्त से ही लैंड शिजोई ने लैंड शिचैन के साथ एक अलग रिश्ता बना लिया था। लैंड शिचैन ने कहा, चिंता मत करो, लान वांगजी भी तुम्हें उतना ही पसंद करता है जितना मैं पसंद करता हूँ। वो बात अलग है, उसे दिखाना नहीं आता। लैंड शिजोई ने हंसते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि वो मुझे पसंद करते हैं या नहीं, पर मैं आप दोनों के साथ यहाँ रहकर खुश हूँ। लैंड शिचैन ने अपने मन में कहा, खुश हो, पर लगता नहीं। एक अकेले उस शख्स के चले जाने से कितने लोग अधूरे रह गए। कब आओगे तुम विवुशियान? आखिर हो कहाँ तुम? कहाँ चले गए? किस इतिहास में जाके दर्ज हो गए कि कभी लौट कर पलट कर वापस नहीं देखा तुमने? उस वक्त लैंड शिचैन की आंखों में बहुत कुछ था जिसे लैंड शिजोई समझ नहीं पाया, पर वो अपने पिता की आंखों में अक्सर ये चीज़ें देखा करता था। लैंड शिचैन जब लैंड शिजोई को यहाँ लेकर आया था तो उसने आयुआन को अपना नाम दिया था और तब से ही आयुआन लैंड शिजोई हो गया था। लान वांगजी तो अपने होश में था ही नहीं, इसीलिए वो क्या चीज़ को संभालता। कोर्ट में क्वीन की बात कहे जाने के लगभग 1 से 2 हफ्ते बीत चुके थे और अब सारी क्लान्स में ये चर्चा हो गई थी कि लान वांगजी, हांग वांग जुन, किंग अब अपनी क्वीन की तलाश कर रहा है, अपनी मेट की तलाश कर रहा है और इसलिए लगभग सभी क्लान के उम्दा, ओमेगा, यहाँ तक कि अल्फा ने भी अपने अपने रिश्ते गुसू क्लान के अंदर भेजना शुरू कर दिया था। पर लान वांगजी की रुचि किसी में नहीं थी। वो अपने ही कामों में मशरूफ था। उसे अल्फा को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसकी जिंदगी में कौन ओमेगा किस पोजीशन में दाखिल होगा। अगर कोर्ट चाहता है तो लान वांगजी ये करेगा, दिखावे के लिए ही सही। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी पीछे नहीं हटेगा। हर एक क्लान के बीच जैसे जंग छिड़ गई थी कि कौन कौन बाजी मारेगा। पर इन सब के बीच में कुछ और चीज़ भी थी जिसने सभी का ध्यान इस वक्त खींच रखा था, या यूं कहो उलझा रखा था और डरा रखा था।
वो था एकाएक यिन आयरन का चर्चा में आना। आजकल कुछ पपेट्स देखे जा रहे थे। वो पपेट एकाएक बहुत सारी जगहों पर तबाही मचा रहे थे। कहने वालों का ये भी कहना था कि यीलिंग पैट्रियार्क वापस आ गया है, पर यीलिंग पैट्रियार्क को छोड़कर बाकी सारे नाम लान वांगजी के कानों तक पहुंच चुके थे, क्योंकि यीलिंग पैट्रियार्क का नाम लान कुरेन ने एक दीवार के पीछे छिपा रखा था। लैन शिचेन लगभग हांफता हुआ लैन कुरेन के कमरे में दाखिल होता है। उसने आदर से लैन कुरेन के आगे बो किया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये जान चुका था कि इस वक्त हर क्लान में क्या तबाही मची हुई है। वो पपेट्स, यिन आयरन, यीलिंग पैट्रियार्क, ये सारी चीज़ें लैन कुरेन के उन दबे हुए जख्मों को कुरेदने के लिए काफ़ी थे, और यही चीज़ की चर्चा करने के लिए वो लान कुरेन के पास आया था। उसने कहा, अंकल, अब तो हमें लानजान से बात करनी ही पड़ेगी। लान कुरेन ने अपनी सख्त आवाज़ में जवाब दिया, नहीं नहीं, हम बिल्कुल नहीं करेंगे। ये नाम कभी भी उसके सामने वापस नहीं आना चाहिए। लैन शिचेन ने लगभग हैरानी से अपनी आंखें उठाते हुए अपने शीफू की तरफ देखा और कहा, शीफू, आप कब तक उसे ये चीज़ छुपा कर रखेंगे? अब तो हमले और ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आप हम लोग को उसके सामने तो रखते हैं, पर नाम को छुपा लेते हैं। आखिर आप चाह क्या रहे हैं? लैन शिचेन का ऐसा सवाल सुनकर एकाएक लैन कुरेन की भौहें तन गईं। उसने अपने सख्त चेहरे से लैन शिचेन की तरफ देखा और अपनी सख्त आवाज़ में कहा, मैं मामले उसके सामने रख रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं उससे कुछ छिपा रहा हूँ। मैं बस नहीं चाहता कि वक्त से पहले कुछ भी हो। लान शिचेन ने कहा, वक्त से पहले? शीफू, 16 साल गुजर गए हैं। 16 साल इस चीज़ को कैद करते करते, दबाते दबाते आखिर वक्त ने खुद करवट ली और आज वापस इतिहास के पन्नों से ये नाम जिंदा हो गया। क्या आप अब भी ये सब कुछ छिपाएंगे? लैन कुरेन ने कहा, मैंने कहा ना, मैं कुछ नहीं छिपा रहा हूँ। अगर वक्त ने ये नाम उठाया है तो ये नाम खुद ब खुद उसके सामने आ जाएगा, और मैं और तुम इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। लैन शिचेन शांत हो गया, क्योंकि वो जानता था कि उसके शीफू कहीं ना कहीं सच कह रहे हैं। लैन कुरेन ने कहा, पर उसके नाम के आने से पहले मैं इस गुसू को उसकी क्वीन दूंगा, लान वांगजी को उसका मेट दूंगा, और ऐसा बॉन्ड बनाऊंगा कि वो चाहकर भी अपने मेट से पीछा नहीं छुड़ा पाएगा, और वो विवुशियान कभी भी उसकी ज़िंदगी में दाखिल नहीं हो सकेगा। चाहे वो यीलिंग पैट्रियार्क बनकर आए, वीइंग बनकर आए या विवुशियान, वो इस क्लान के अंदर, लान वांगजी की ज़िंदगी के अंदर कदम नहीं रख पाएगा। मैंने बहुत मिन्नतों करके लान वांगजी को आज इस पोजीशन पर खड़ा किया है कि वो गुसू को अपने कंधों पर उठा सके। आज वो कल्टीवेशन वर्ल्ड में जिस सितारे की तरह चमक रहा है, मैं उस सितारे पर कभी भी ग्रहण नहीं लगने दूंगा। ये कहते वक्त जितना सख्त लैन कुरेन का चेहरा था, उतना ही असहाय लैन शिचेन नजर आ रहा था। उसने अपने शीफू से तो कुछ नहीं कहा, पर उसने मन में कहा, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, पर आप उन दो रूह को कभी अलग नहीं कर पाएंगे। आप नहीं देख रहे मेरा भाई किस तरीके से तड़प रहा है, पर मैं जानता हूँ कि वो किस लिए तड़प रहा है। वक्त सब कुछ करवा देगा अंकल, और आप और हम सिर्फ दर्शक बनकर यहाँ देखते रह जाएंगे। सो हे माय लवलीज, कैसा लगा आपको आज का ये चैप्टर? मुझे अपने सारे थॉट्स कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। और आपको क्या लगता है, क्या सच में यीलिंग पैट्रियार्क वापस आ चुका है? और अगर वो वापस आ गया है तो लान वांगजी क्या करेगा? क्या वो उसे पहचान पाएगा, या वीइंग भी बिल्कुल बदल चुका होगा? जो भी आप लोगों की प्रेडिक्शन हो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, एंड डेफिनेटली हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि हमारी प्रेडिक्शन कितनी ज़्यादा सही होती है। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड फॉलो फॉर मोर। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। जो भी अगर इस चैनल पर न्यू हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा।